गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय नेम इज नवाज रफी अंसारी, मैकेनिकल इंजीनियर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझने के लिए हमें 2500 साल पहले जाना पड़ेगा। 2500 साल पहले, ईयर एगो, यूनानी फिलासफर थे एक, फिलोसफर थे जिनका नाम था थैल्स। थैल्स एक यूनानी फिलोसफर थे जिनका नाम था थैल्स। थैल्स ने ये पाया कि एक ऐसा मटेरियल है जिसका नाम है अंबर। क्या नाम है? अंबर। अंबर को जब हम रब करते हैं किसी ऊल पे, ऊल पे क्या करते हैं? रब ऑन ऊल। ऊल पे जब रब करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। मतलब वो छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करने लगता है? अपनी तरफ खींचने लगता है। अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ क्या हो गई? अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। किसके अंदर? वो मटेरियल जिसका नाम है अंबर, जब उसको ऊल पे रब किया जाता है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। उस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जो छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। लेकिन उस वक्त इस थैल्स के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। आता है इन 1600 AD, 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था? गिलबर्ट। गिलबर्ट ने पाया कि केवल एक अंबर ही ऐसा मटेरियल नहीं है कि जिसको जब रब किया जाता है ऊल पे या किसी अदर मटेरियल पे रब किया जाता है तो उसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है, बल्कि और भी मटेरियल है। वो कौन से मटेरियल है? जैसे ग्लास, दूसरा अंबर था ही, तीसरा एबोनाइट, चौथा सल्फर। ये मटेरियल ऐसे मटेरियल है जब इनको किसी के ऊपर रब किया जाता है तो इनके अंदर एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। अब वो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से जनरेट हो रही है? रब करने की वजह से। तो यहाँ उन्होंने दिया कि ये कौन सा होगा? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जनरेट हो रही है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सिटी। और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर या जिस मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिफाइड मटेरियल या चार्ज मटेरियल। चार्ज मटेरियल। देखिए, यहां तक चीजें सब क्लियर हो रही हैं। जिसकी वजह से, जैसे मान लिया मैंने ये हमारा एबोनाइट है, मैंने इसको रब किया वूल पे तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है? खींचती है। तो ये किसकी वजह से हुआ? रगड़ने की वजह से हुआ। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी है। लेकिन जो मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई वो क्या हो गया? मटेरियल, वो मटेरियल इलेक्ट्रिफाइड हो गया है या चार्ज हो गया मटेरियल। यहां तक समझ में आए? फिर आगे आता है कॉन्सेप्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। एक और आते हैं 1740 एडी में लगभग। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, वहां से इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला कि जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। एक पॉजिटिव एंड दूसरा निगेटिव। असल में इन्होंने बताया कैसे? इन्होंने दो मटेरियल लिए, एक मटेरियल लिया अंबर और दूसरा ग्लास। जब इसको कैट की स्किन के ऊपर, मान लेते ये क्या है? कैट की स्किन है। क्या है? कैट स्किन। इसके ऊपर एक मटेरियल है जिसका नाम क्या है? अंबर। और दूसरा मटेरियल है एबोनॉइट। क्या है? इबोनॉइट।
एक अंबर है, दूसरा एबोनॉइट है, इसको कैट की स्किन के ऊपर दोनों पे रख दिया और आपस में इनको करीब लेकर गए तो ये आपस में क्या हो गए, स्टिक कर गए, चिपक गए। क्या हो गया, चिपक गए। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दोनों अंबर मटेरियल ही लिया और इसके ऊपर रख दिया, और जब पास लेकर गए तो वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होने लगा, मतलब वो भागने लगा आपस में। तो यहां से उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला कि एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है, चार्ज दो प्रकार से होते हैं। ठीक, अब आता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इबोनॉइट। आता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी असल में ये जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, अट्रैक्ट कैसे करने लगता है, या उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होने लगते हैं, ये चीजें हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बताने वाले हैं आपको। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये चीजें हुई कि जो आपका मटेरियल बना होता है वो मटेरियल किससे बना होता है, एटम से बना होता है। एटम के बाहर आउटर शेल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। देखिए एटम के अंदर इतनी चीजें पाई जाती हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर आउटर शेल में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। देखिए किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही प्रोटॉन पाए जाएंगे। यदि एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन का हो जाए तो ये बॉडी कहलाएगी निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज कहलाएगी। यदि एक्सेस में प्रोटॉन आ जाए, तब एक्सेस में प्रोटॉन आ जाएगा तो वो कहलाएगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या कहलाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी एटम के अंदर तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यदि एक्सेस में प्रोटॉन है तो वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज चार्ज बॉडी। अब असल में यहाँ पर क्या होता है कैट के स्किन के मामले, देखिए मान लेते हैं ये कैट की स्किन है, आपने एक एबोनॉइट लिया, ये एक मटेरियल लिया, जैसे ही आपने रब किया तो जैसे ही रब करेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन टूट के कहां पर चला जाएगा, कैट की स्किन के ऊपर चिपक जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एबोनॉइट से, एबोनॉइट मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन टूट के कहां पर चला गया, कैट की स्किन के ऊपर चला गया। तो इस वक्त जब ये टूट कर चला गया था तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन प्रोटॉन टूटना ही है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन एक्सेस में हो गया, इसका मतलब ये जो बॉडी है वो क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। उसी वक्त, उसी सेम टाइम में जो इलेक्ट्रॉन एबोनॉइड मटेरियल से कैट की स्किन के ऊपर गया था उसके अंदर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये निगेटिवली चार्ज हो गई। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी से एक चीजें और निकल के आती हैं कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है वो केवल इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब चार्ज होने के लिए केवल कौन रेस्पॉन्सिबल है, केवल इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। जब वो बॉडी कोई चार्ज होती है तो उसमें केवल और केवल भाग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में बैठा हुआ, उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब वो भाग नहीं ले रहा है। कौन ले रहा है केवल भाग, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ही बॉडी को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है और डिस्चार्ज भी कर रहा है। ठीक, यहाँ अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज का क्वांटाइज होना। क्वांटाइज का मतलब कि जो चार्ज
इधर से उधर हो रहा है या बॉडी किसी हिसाब से चार्ज हो रही है। मान लीजिए जो आपका एबोनाइट था, मटेरियल था एबोनाइट, ये जब कैट के स्किन के ऊपर रख किया गया था तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया था, यहाँ से मूव करके कहाँ गया था, यहाँ पर गया था। तो जो ये चार्ज होने की प्रक्रिया है वो फुल नंबर से होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 1.5 इलेक्ट्रॉन या 1.6 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, ये नहीं। इसका मतलब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इन एटम। एटम के अंदर क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसको हम फर्दर छोटा नहीं कर सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या 3.5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब चार्ज क्या है, वो क्वांटाइज है, एक नंबर्स में ही जाएंगे, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो, चाहे वो चार हो। अब आगे आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व है, कंजर्व में संरक्षित, चार्ज क्या है, कंजर्व है। पहली चीज, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो कंजर्व है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या का क्या मतलब, एक ऐसा सिस्टम, मान लीजिए एक सिस्टम है, इसके अंदर कोई चीज है, लेकिन ये जो ये बाउंड्री है वो मास को ना एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर रही है। मतलब इस पार से उस पार एनर्जी नहीं पार कर पाएगी, ना ही मास पार कर पाएगा, उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यदि इस टाइप का कोई सिस्टम है तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने आज भी होंगे। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, ना हम इन्हें मिटा पाएंगे, ना कोई अलग से इलेक्ट्रॉन को जोड़ पाएंगे। मतलब ये इस वक्त 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही मिलेगा, ठीक। ये 6 नहीं हो पाएंगे, ना चार्ज हो पाएंगे। इसका मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। फिर आता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप चार्ज को बना भी नहीं सकते और चार्ज को मिटा भी नहीं पाएंगे, ठीक। जितने चार्ज पहले थे उतने चार्ज अभी भी आपको मिलेंगे, ठीक। इसका मतलब चार्ज क्या है, वो कंजर्व है, ठीक। अब आता है आपका कूलॉम्स लॉ। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ठीक। कूलॉम्स लॉ पहला है। अब इसे हम प्रूविंग करने पे आ जाएंगे कि कह रहा है दो पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच का फोर्स कितना होगा, ठीक। तो पहले दो पॉइंट चार्ज बना लेंगे, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये, मान लेते हैं इसका नाम Q1 है, इसका नाम Q2 है, ठीक। इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं R है, ठीक। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि यदि दो चार्ज मौजूद हैं, उनके बीच की दूरी R है, तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के। मतलब इस चार्ज की वजह से कितनी फील्ड जनरेट हो रही है। अगर यहाँ पर चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा उसके ऊपर महसूस होगा, या वो ज्यादा होगा तो इसके ऊपर ज्यादा महसूस होगा। यदि दोनों ज्यादा हैं तो दोनों के बीच का फोर्स ज्यादा होगा। तो फिर दूसरा कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2 के भी। यदि ये वाला ज्यादा है तब भी फोर्स बढ़ जाएगा, अगर Q2 ज्यादा है तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कि अगर दूरी बीच की ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स घटेगा किसके, किस रेट से, स्क्वायर टाइम से घटेगा, ठीक। तो अगर इन सब का कॉम्बिनेशन हम करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आता है।
यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएं तो इसकी जगह पर कुछ लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? कांस्टेंट आएगा। जैसे वहां पर जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ रहे थे तो वहां पर F इजिकल टू था G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तब जी नहीं था, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तब जी आ गया था। ऐसे ही यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसकी जगह पर एक वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए फोर्स की यूनिट को हम किस में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक आपको फार्मूला निकल के आया, कूलाम्स ने दिया था। कूलाम्स का ये लॉ कहलाता है कि अगर दो चार्ज होंगे तो उनके बीच का फोर्स कितना होगा, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं कि इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर टाइम से। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज और दिख रही है, वो है एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होगा। ये दोनों जो चार्ज थे इनके बीच में या तो वैक्यूम था, इसके इसके बीच में या तो हवा थी या तो हवा नहीं थी, तो कुछ नहीं था। तब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जब हवा होगी या वैक्यूम होगा या कोई भी चीज होती है, एप्सिलॉन नॉट की जगह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जब निकालने को बोलेगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट है किसकी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको मिल गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कि यदि दो चार्ज के बीच में कोई मटेरियल ना हो, सिर्फ हवा हो या फ्री स्पेस हो, तो उस वक्त एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। तो ये पूरे की वैल्यू क्या होगी? जब पूरा आप निकालेंगे तो आएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, ये आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ठीक, अब यहां तक चीजें समझ गए। यदि दो चार्ज हो, क्या हो? दो चार्ज हो और बीच में कोई मीडियम हो सकता है दो चार्ज के बीच में कोई मटेरियल आ गया हो, जैसे ऑयल आ जाए, ऑयल आ गया, या कोई ऐसा मटेरियल जैसे डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स आते हैं, इनकी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक्स को हम कहते हैं के। इफ यदि a dielectrics is filled between the 2 point charge, यदि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कोई डायलैक्ट्रिक्स को फिल कर दे तब क्या होगा? तब वहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपका पहला था हवा या फ्री स्पेस था तो एप्सिलॉन नॉट है, अगर उसे के डायलैक्ट्रिक्स के मीडियम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आता है परमिटिविटी ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। परमिटिविटी ऑफ फील्ड ऑफ, आप कह सकते हैं परमिटिविटी है जो ये स्पेस को फील्ड किया उसकी परमिटिविटी क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी वैल्यू हम मेन इसके अंदर पुट करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। ठीक, तो अब देख लीजिए पहले वाले में पहले वाले में जो फोर्स था उसे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से भाग किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट से भाग किया जा रहा है। इसका मतलब अगर चार्ज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। आपको वैसे भी समझ रहा है दो चार्ज के बीच में अगर कोई चीज आ जाएगी तो इसका फोर्स इसके ऊपर कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ चीजें आप लिख लीजिए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक,
अगर चार्ज लीनियर टाइप का डिस्ट्रीब्यूट हो, मान लेते हैं कि आपका ये वो है क्वाड्रेंट है, आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है जेड एक्सिस। इसके ऊपर कोई ऐसी मान लीजिए लाइन है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, गैदर्ड है, इकट्ठा है। तो अगर मैं पूछूं कि जो क्यू है, नंबर ऑफ क्यू कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। तो यहां पर 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में, एक से 1 मीटर में कितने चार्ज हैं, तो आपको क्या करेंगे, मान लिया 10 मीटर, तो 10 को उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम लेते हैं लैम्डा, डेंसिटी ऑफ अ चार्ज, लैम्डा एल। ठीक, लैम्डा क्या है, डेंसिटी ऑफ चार्ज, डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि 1 मीटर में कितने चार्ज हैं, वो डेंसिटी हुआ। ठीक, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। एक 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, वही तो डेंसिटी है। फिर यहां पर आता है 1 मीटर में कितना चार्ज है, वही तो डेंसिटी है। लेकिन लीनियर डेंसिटी है कि इस लाइन के ऊपर 1 मीटर में कितना चार्ज है। अगर इसको कर दिया जाए तो डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा डी एल। ठीक, अब जहां पर डी क्यू आएगा वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा डी एल है सरफेशियल चार्ज, सरफेशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि इसी तरह एक्सिस बना लिया जाए और ये दिखाया जाए कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ एरिया होगा और इसकी चार्ज की डेंसिटी होगी जिसे हम कहेंगे सिग्मा। तो अब हमारा जो डी क्यू आएगा वो आएगा सिग्मा डी ए। ठीक, सिग्मा डी ए कितना, 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, तो उसको हम मल्टीप्लाई देंगे कर देंगे कितने एरिया से। ठीक, अब आता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि अगर इसी तरीके से अगर कोई बॉक्स टाइप का है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर कितना चार्ज फिल है, तो इसके अंदर आ गया, मतलब लेंथ भी आ गई, हाइट भी आ गई और विड्थ भी आ गई। ठीक, तो इसके अंदर जो डी क्यू निकलेगा वो डी क्यू आएगा, हमेशा वॉल्यूमेट्रिक को हम रो से डिफाइन करते हैं, डेंसिटी किसमें है, रो से, रो, और किसमें, और डीवी। ठीक, जो डीक्यू है कितने नंबर्स ऑफ चार्ज है वो कौन बताएगा, कितना वॉल्यूम है और एक वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितने चार्ज है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इसका कैलकुलेशन हो जाएगा कि इसमें कितने चार्ज हैं और इसमें कितने चार्ज है और इसमें कितने चार्ज है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। ठीक, अब आगे आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटेंसिटी क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक, चलिए आप इसको उतारिए पहले। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, मान लेते हैं ये क्या है आपके पास, एक चार्ज है। ठीक, ये क्या है,
एक चार्ज है तो इसकी कुछ फील्ड होगी, क्या होगी? ठीक, क्या होगी? एक फील्ड होगी। अगर इसके अंदर कोई चार्ज हम ले आए तो इस चार्ज के ऊपर इधर से फोर्स लगेगा कि नहीं? या तो अट्रैक्टिंग का होगा या तो रिपल्सिव का होगा। अगर ये प्लस है और ये भी जो जो हम लोग टेस्ट चार्ज लेते हैं वो हमेशा प्लस होता है, तो इसको धक्का देने लगेगा कि नहीं? इसका मतलब फोर्स एक्टिंग, क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? इसको कितना धक्का दे रहा है? एक यूनिट चार्ज। तो यही क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। ठीक, कि इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है, इस यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में। कौन? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी की वजह से तो ये धक्का खा रहा है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर? एक यूनिट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो उसके एक यूनिट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, यही क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से अगर फोर्स निकाला जाए तो फोर्स को रोकेंगे तो E इंटू क्यू नॉट। ठीक, ई क्यू। ठीक, फोर्स फिजिकल टू क्या हो गया? ई क्यू नॉट। इसका मतलब जो फोर्स महसूस कर रहा है वो कितना कर रहा है? इसकी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और गुणे चार्ज कितना है। ठीक, ये क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कि अगर मान लेते हैं ये कोई चार्ज है क्यू, इसकी वजह से कोई फील्ड जनरेट हुई होगी। यहां पर आपने प्लस क्यू नॉट चार्ज एक ले लिया है। कितनी दूरी पर लिया है? आर दूरी पर लिया है। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर लिया है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर जब अब अगर देखा जाए तो इसकी इस फील्ड में अगर होगा तो इस फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक, और जब ये फोर्स लगेगा तो कुछ ई की वैल्यू होगी, इंटेंसिटी। तो हम इस कंडीशन में देखेंगे कि इसके बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो पहले देख रहे हैं, यहां से हम देखते हैं कि एक चार्ज है क्यू और एक प्लस चार्ज क्यू नॉट है। इसको देख रहे हैं, बीच की दूरी है आर। तो सबसे पहले हमें पता है अगर इन दोनों के बीच का फोर्स निकाला जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये तो फोर्स का हुआ। कूलाम्स लॉ बताता है, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ का फार्मूला यही है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी हमने निकाला है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है? E इजिकल टू F बाई क्यू नॉट, F बाई क्यू नॉट। यहाँ पर F की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्यू नॉट बाई क्यू। देखिए क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट के नीचे 1 मान ले तो क्यू नॉट खत्म हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आपको पता चल गया कि जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किस पे डिपेंड करती है? केवल जो ये चार्ज बैठा हुआ है इसकी वजह से, टेस्ट चार्ज की वजह से नहीं। टेस्ट चार्ज तो सिर्फ महसूस कर रहा है कितना फोर्स है। असल में जो फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है? जो चार्ज प्लेस्ड है पहले से। ठीक, तो यहां से आप समझ गए कि ई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो आपको एफ निकल निकल गया है आपका, फिर दूसरा ई भी निकल गया। तो आप समझ लीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितनी इंटेंसिटी है तो हमने निकाली, एफ की वैल्यू निकाली। एफ की वैल्यू रख दी, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया, ई की वैल्यू ये आ गई।